गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई शहरों का टेम्परेचर 49 डिग्री से भी ज्यादा है, तो राजस्थान के चूरू में पारा 50 के पार चला गया है। बस यूं समझ लीजिए कि दिन में मानो आग बरस रही है। झुलसा देने वाले इस मौसम में चुनावी सरगर्मी भी अपने शबाब पर है। वोटिंग का सिर्फ आखिरी चरण बाकी है और फिर 4 जून को देश की किस्मत का फैसला हो जाएगा। अब दिमाग पर इतना प्रेशर लेकर इंसान जाए तो जाए कहां? मीनाक्षी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस इस मुश्किल का हल तलाश करने में है। अब पीएम मोदी को ही ले लीजिए। वो आज कन्याकुमारी पहुंचेंगे, वहां पर वो ध्यान लगाएंगे। मेडिटेशन के सहारे वो अपना सारा स्ट्रेस छू मंतर कर देंगे। बिल्कुल हुसैन, पीएम मोदी तो पक्के योगी हैं। उनके दिन की शुरुआत ही योग के साथ होती है और इसीलिए शायद इतनी सारी चुनावी जनसभाएं भी वो आराम से कर पाते हैं। लेकिन जरूरी है कि सब लोग योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि प्रचंड गर्मी के हमले से योग प्राणायाम का कवच ही सुरक्षित रखेगा। नहीं तो वॉमिट, डायरिया, बुखार, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक के मरीजों की तो अस्पतालों में ऐसी भीड़ है कि पूजा पैर रखने तक की जगह नहीं है। बिल्कुल मीनाक्षी, और सांस के मरीजों के लिए भी एक्सट्रीम वेदर आफत भरा होता है। धूल भरी आंधी, गर्म हवा से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सूजन, इन्फेक्शन हो जाता है और खासकर अस्थमा के मरीजों को तो बहुत ही एहतियात के साथ बाहर निकलने की जरूरत है। बिल्कुल पूजा, अस्थमैटिक्स पर तो एक लेटेस्ट स्टडी भी आई है जिसके मुताबिक दुनिया में 70% मरीज ऐसे हैं जिन्हें अपनी बीमारी का पता ही नहीं है। और तो और बीमारी की पहचान ना हो पाने की वजह से ही भारत में हर साल 2 लाख लोगों की जान चली जाती है। और तो और दुनिया में दमा से होने वाली कुल मौतों में लगभग आधी मौत हमारे यहाँ यानी भारत में होती है। असल में दिक्कत क्या है ना कि पोल्यूशन की वजह से जो नाक से पानी आता है, छींकें आती है, उससे लोग एलर्जी समझ लेते हैं और इसी चक्कर में वक्त पर इलाज ना मिलने से ये बीमारी फिर धीरे धीरे घातक रूप ले लेती है। तो चलिए आज सिर्फ अस्थमा ही नहीं, सांस की हर तरह की बीमारी के लक्षणों को पहले पहचानना सीखते हैं और उसके बाद उससे बचना कैसे है, उसे हमेशा के लिए खत्म कैसे करना है, ये भी जानते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी और हमारी मीनाक्षी जी, सभी श्रद्धामयी बहनों को हृदय से वंदन। अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, फिर आगे योगासन भी बताएंगे। सुबह उठ करके शंखनाद करें। ऐसे लंबा, हम तो करीब 1 से 2 मिनट तक लंबा शंखनाद कर लेते हैं। और ये भी जो है स्पायरोमीटर, इसका भी प्रयोग बड़ा अच्छा होता है। ऐसे खींचे, ऐसे एक साथ लगातार। स्वामी जी ये तो मेरे पास भी रखा है, मुझे पता होता आज आप ये लाने वाले, मैं भी लेकर आती। 10 बार। और सुबह उठ करके चाय और कॉफी से नहीं, दिव्य पेय के साथ अपनी शुरुआत करें। सुबह शाम, सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान, कोई नियम नहीं है। जिनको भी कफ कोल्ड अस्थमा दमा रहता है, लंग फेफड़े कमजोर हैं, च्यवनप्राश च्यवनप्रभा, ये बालप्राश बच्चों के लिए और बहुत ही जबरदस्त है। खजूर कल्प, खजूर यहाँ पर भी रखें। ये चना, थोड़ा सा अनार, थोड़ा पपीता, ये डाइट के रूप में हम खिलाते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त है। ऐसी छोटी छोटी चीजें, जल नीति सूत्र नीति करवाते हैं, फिर लंग बस्ती करवाते हैं, सीधे लेटा करके भी उल्टे लेटा करके भी, नस्से करवाते हैं। नाक में बादाम रोगन डाल दे। भाई मेरी तरफ देख रहा है ऐसे बावड़ी की तरह, ऐसे मत कर बेटे। हाँ, तो अनुलोम विलोम कर लो। डायरेक्शन भी मुझे देना पड़ता है, क्या करें। जैसे आपने कहा ना, मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल हलचल होती है। फिर स्टीम देते हैं, इसमें स्वासारी क्वाथ, मुलेठी क्वाथ, दिव्य धारा उबाल करके इसकी स्टीम लेते हैं। फिर देखो ये बाबा जी ने पूरा इसको, अग्नि को बुझाओ बाबा, हाँ फूंक मार दो इस पे। हाँ, अब देखो इसमें मुलेठी है, इसमें काली मिर्च, मुलेठी, त्रिकटू, काकड़ा सिंगी, इसके अंदर
ये ज्योतिषमती के बीज या ज्योतिषमती का तेल डाल देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा देसी भीमसेनी कपूर, ये हमने उपलब्ध कराया देश को। इसको अच्छा स्वामी जी देखिए, धूम नशे करवाते हैं और छाती पर लपेट लगवाते हैं। स्वामी जी देखिए, गर्मियों की वजह से इसलिए बता रहा हूँ, प्राणायाम करवाते हैं और फिर जी मेरे गर्मियों की वजह से स्वामी जी देश भर में बिजली की जबरदस्त डिमांड है, तो अपने कार्यक्रम में भी बस थोड़ी सी बिजली की जरूरत है, वरना लोग कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैट पे अपने बैठ जाएंगे, तो थोड़ा सा पसीना पहले बहाने की जरूरत है। और उसमें भी साथ साथ अपने लंग्स को कैसे मजबूत करना है, इसकी जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में स्वामी जी गर्मी जबरदस्त तरीके से पड़ रही है और बहुत तरह की मुश्किलें लोगों के लिए पैदा हो गई हैं। कई राज्यों में, कई शहरों में पारा 49 के पार है, तो कुछ जगहों पर पारा 50 के पार जा चुका है। आप बेहतर जानते हैं राजस्थान के हालात से। तो ऐसे में स्वामी जी सबसे पहले शरीर के डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास आप करवा दें, ताकि सांस के जरिए जो गर्म हवा शरीर में जाती है वो हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए। चाहे कितनी गर्म हवाएं हो, कितनी ही सर्द हवाएं हो, मारो भी जन्म राजस्थान रा बॉर्डर ऊपर, चूरू जिला के कन्हैया नजदीक उठे हुए है। और हमने तो 50 डिग्री रो टेम्परेचर देखो है, तो ये 50 डिग्री का टेम्परेचर हो या 5 का हो, हमने पाला पड़ता हुआ भी देखा है, पाला पड़ा है ठंड से भी, गर्मी से भी। अब जो कमजोर होगा, कमजोरी ही बीमारी है, लंग की कमजोरी से फिर ये दम घुटने से मौत होती है, हार्ट की कमजोरी से हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं, हार्ट में कैल्सिफिकेशन होता है, हार्ट के वाल में गड़बड़ी आती है, हार्ट का करंट कम हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्चर कम हो जाता है, किसी की हार्ट बीट बढ़ जाती है, किसी का हार्ट इनलार्ज हो जाता है। हार्ट की कमजोरी ही हार्ट की बीमारी है, ब्रेन की कमजोरी ही। आप मेडिटेशन की बात कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, हमने तो सी एलिगेंस, एक केचवा जैसा छोटा जीव है, उसको गायत्री मंत्र के साथ मेडिटेशन कराए, उसकी पार्किंसन डिजीज में अप्रतिम लाभ हो गया, वो चलने फिरने लग गए। पार्किंसन हमने इंड्यूस किया उनके अंदर, हमने पार्किंसन, बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, ये सब बीमारियां पशुओं में पैदा करके, अस्थमा एनिमल ट्रायल किया, चूहों को बीड़ी, सिगरेट और ये चिमनी का जो ईंट के भट्ठे का धुआं होता है ना, वो दिया उसको इकट्ठा करके, और उसके फेफड़े खराब हो गए। श्वासारी क्वाथ, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम लेकर के दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये सारे अलग अलग मॉडल पर प्रयोग किए, फिर वापस अच्छे हो गए। तो डी जनरेट वे हमारे लंग के अल्वोलाइज, डी जनरेट हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स, किडनी के नेफ्रॉन्स अच्छे होते हैं। इसके लिए सारे उपाय हम अलग अलग दिन बताते हैं। आज हम अस्थमा के उपाय बता रहे हैं, और साथ में शुरुआत योगिक, जोगिंग, सूर्य नमस्कार और भुजंगासन, वो तो बहुत ही जबरदस्त है अस्थमा दमा के रोगियों के लिए, जिनके फेफड़े कमजोर हैं। तो कमजोरी ही बीमारी है। अच्छा स्वामी जी, जैसा आप खुद भी बता रहे नामों हैं से डरने के लिए की जरूरत नहीं है, नामों से कि हमारे प्रधानमंत्री आज शाम कन्याकुमारी पहुंचेंगे, वहां वो ध्यान लगाएंगे। यकीनन उनका इरादा जो है वो मेडिटेशन के जरिए जो सारा स्ट्रेस, प्रेशर रहा होगा, थकन जो थोड़ी बहुत हुई होगी उनको, उसको ख़त्म करने का है। पीएम की तरह ध्यान का ये तरीका गर्मी के हमले को कम करने में भी मददगार हो सकता है, क्योंकि स्टडी ये कहती है कि एक्सट्रीम वेदर जब कभी हो तो उस दौरान चिड़चिड़ापन और एंगर भी बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, जिन लोगों को मूड स्विंग्स हो रहे हैं गर्मियों की वजह से, इस बढ़ती चिलचिलाती गर्मी की वजह से, या फिर स्ट्रेस हो रहा है, तो एक तो तरीका मेडिटेशन है, वो आखिर में हम आपसे और सीखेंगे उसके बारे में, लेकिन और कैसे इससे बचा जाए? तो एक तो योगिक जोगिंग सुबह सुबह ही कर ले, सुबह सुबह दौड़ लगा ले, और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ये मेरा बहुत प्रिय शब्द है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। इससे एकदम निर्भर हो जाते हैं, जो आपको पसंद है शब्द, इस एकदम समत्व में आ जाते हैं, जो हमारी बहन समत्वम योग उच्यते मीनाक्षी जी को बहुत पसंद है। इससे पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, जो हमारी ज्योत्सना को बहुत पसंद है। पूजा और कृतिका भी अब योग में योगिनी होके, परम योगिनी होकर के, देखो ये ऐसे इसमें प्रतिष्ठित हो रहे। तो देखो रोज एक बार योगिक जोगिंग, ये सूर्य नमस्कार, ऐसे
लयबद्ध होकर के 2 बार से शुरुआत करें, 10 बार तक जाएं, कम से कम 10 बार तो रोज कर लें। तो ऐसे एक बार सुबह अपने आप को योग में ढाल लेंगे, नाम कोई भी हो रोग का, एनर्जी पूरी चैनलाइज हो जाएगी। ये एनर्जी का डिस्ट्रैक्शन, ऊर्जा का विखंडन विघटन ही तो रोग है। ऐसे ये करना। और ये अभी बता रहे थे ना, ये अभ्यास ये फेफड़ों के लिए बड़ा अच्छा है, सूक्ष्म है, ये अभ्यास बड़ा अच्छा है। और ये ऐसे अर्धचक्रासन, अर्थ उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, और अर्धचक्रासन खड़े होकर के और लेट करके ऐसे। चलो पूर्ण चक्रासन करो, हमारे विश्वविद्यालय के बालक भी हैं ऐसे, ये। और फिर इतना भी ना हो पाए तो भाई ये मकरासन तो हो ही जाता है। चलो बच्चों लेटो, यहाँ छोटे छोटे बाबू भी हैं, हमारी माँ बहन बेटियां भी हैं, हमारे भाई भी हैं, और हमने सारी थेरापी अभी बता दी। और देखो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और लंग 100 साल तक ऐसा मजबूत रहेगा, घोड़े की तरह, शेर की तरह दौड़ेंगे, छाती तान कर चलेंगे, सिर झुका के नहीं, सिर उठा के चलेंगे। और जो बीमारियां सिर उठा रही हैं इनको कुचल देंगे, खदेड़ देंगे। लेकिन स्वामी जी आजकल तो सिर ढाक कर चलना पड़ रहा है, चेहरा छिपा के चलना पड़ रहा है। मैं ये मात्र उत्साह, कहीं सूरज जी देख न ले। धूप में चेहरा छिपा के चल रहे, लुका छुपी का खेल चल रहा है। हालात ही थोड़े ऐसे हैं स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी देखिए, दिन में आजकल इस कदर आग बरस रही है कि महिलाओं को चूल्हे और गैस जलाने की भी शायद जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के शिवपुर में एक महिला का वीडियो वहां से वायरल हो रहा है। उन्होंने रोटी उसी पर सेक रहे, पापड़ सेक रहे हैं। उन्होंने कढ़ाई को बगैर चूल्हे के आसमान के नीचे रख दी और अपनी चीज को फ्राई कर लिया, उसमें जो चीज वो फ्राई कर रही थी। देखिए तस्वीर आई है, पूड़ी फ्राई कर रही हैं, शायद पूड़ी तल रही हैं। कार की बोनेट पर ऑमलेट बन जाना, ये तो वाकई बहुत तेज। बता, रोटी और पापड़ सेकने से ये तो घना का सूता काम है भाई। सूता चढ़ाई पाट गया भाई, हरियाणा की भाषा में बोले कसूता चढ़ा पाठ कार्यक्रम है। तो गैस की बचत भी हो रही है। गजब रह गए। ऐसी बचत नहीं चाहिए हुसैन, ऐसी बचत किसी को नहीं चाहिए कि कार की बोनेट पे बना हुआ ऑमलेट कोई खाए, धूप की तपिश में जलते हुए तेल जैसी हालत हो जाए और रेगिस्तान में भुना हुआ पापड़ बन जाए। अच्छा स्वामी जी देखिए, इस झुलसाते हुए मौसम में गर्म हवाओं तो चमड़ी भुन जाती है शकरकंदी की तरह। जी जी जी, कपड़ी उधड़ने लगती। हम भुने वैसे स्वामी जी, वह शकरकंदी बनते बनते रह गए, भुने तो हम भी बहुत है। स्वामी जी इस मौसम में गर्म हवा के साथ जो धूल उड़ रही है, धूल के छोटे छोटे कण उड़ रहे हैं, वो सांस के जो मरीज हैं उनके लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि उनका फिर बाद में खांस खांस के बुरा हाल हो जाता है। तो स्वामी जी सबसे बड़ी परेशानी उन्हीं के लिए जो अस्थमैटिक हैं। तो अस्थमैटिक लोग इस मौसम में खास तौर से क्या क्या सावधानी बरतें? एक तो मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री, छोटा अदरक का या हल्दी का टुकड़ा, तुलसी दल, जो घर में घरेलू चीज़ें होम रेमेडी है ना, हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देते हैं। हम यहाँ कोई अपना प्रचार करने के लिए, उपचार के नाम पर कोई व्यापार करने के लिए इंडिया टीवी का प्रोग्राम नहीं करते। हम सबसे पहले कहते हैं घर में मुलेठी है ना, काली मिर्च है ना, मिश्री है ना, हल्दी अदरक है ना, तुलसी का पत्ता है ना, इसी को, और किसी को वो दम बेल मिल जाए तो उसको तो काली मिर्च में लगा डाल करके ऐसे चूस लो, पान की तरह थोड़ा उसमें गुलकंद में मिला दो और स्वादिष्ट हो जाता है। और फिर श्वासारी प्रवाही, ये बड़ा ज़बरदस्त है, श्वासारी प्रवाही और श्वासारी जो है अवलेह, ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ें। ये छोटे बच्चों के लिए तो रामबाण है इस वक्त। और कंठामृत, लवंगादि, खजरादि, या जो है ये ब्रोनकोम, ये श्वासारी और ये श्वासारी गोल, ये ऐसे ही अपने साथ में लेकर के चला करें। हाँ, ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ें। इनको मुंह में ऐसे ही डाल लिया, चूस लिया, और
ब्रोनकोम का टेस्ट ऐसे तो सामान्य है, थोड़ा हल्का सा चरबरा सा है। अब किसी को मीठा खाना पसंद है मेरी तरह से, तो थोड़ा गुलकंद में डाल करके जब ज़्यादा वेग हो जाता है तो हम 4-4 गोली चुसवा देते हैं, सुबह दोपहर शाम। एक ही दिन में दमा ठीक, स्टीराइड बंद, इनहेलर पंप बंद। एक ही दिन में। लोग कहते थे दमा तो दम के साथ जाएगा, मैंने कहा थोड़ा सा दम लगा, दमा एकदम ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये इन पोल्यूशन में तो ये हमारी कोयल भी रहती है जो अभी कूकू बोल रही थी, ये सारे जीव जंतु ये सब भी आज आई नहीं है कोयल क्योंकि लगा। वो सब नेचर के साथ रहते हैं, प्रकृति के साथ। जितना हमारा साथ में रहेगा, तादाद में रहेगा, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। प्रकृति से दूर हटते विकृति आ दबोच लेगी हमें। तो गोमुखासन बड़ा ही जबरदस्त है। तो जितने आसन बताए, ये आसन शेष सभी प्राणायाम, और वो भी आसन के साथ प्राणायाम। पेट गड़बड़ होता है, पेट की इम्यूनिटी और लंग की इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा जरूरी है। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र गड़बड़ होने से प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको अंग्रेजी में इम्यूनिटी बोलते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा सर्दी जुकाम बुखार होते हैं, सबसे पहले पेट पर ही असर आता है। और हमारा पेट 365 दिन भगवत कृपा से अच्छा रहता है। हमने लाखों करोड़ों लोग स्वस्थ बनाए इंडिया टीवी के माध्यम से, वो सेकेंडरी बात है। पहली बात, प्रथम बात, बड़ा सत्य, शाश्वत नित्य सत्य ये है कि इससे अपना तन, अपना मन, अपना जीवन बहुत अच्छा रहता है। आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय च। यह आत्म कल्याण से लोक कल्याण, आत्म मंगल से लोक मंगल, विश्व मंगल की साधना है ये योग। तो अस्थमा, दमा, कफ, कोढ़, अब किसी को नहीं रहेगा। 3 चीजें और सुन लें, ठंडाई, खटाई, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें, फ्रिज की चीजें, जिनकी प्रकृति शीतल है, उन चीजों को, और चिकनाई वाली चीजों को थोड़े दिन अवॉइड करें। मैंने थोड़े अभी शुरू में बताया था, ये खजूर, ये अनार, थोड़ा पपीता और चना बस भुना हुआ, इतना ही प्रयोग करना। 1 सप्ताह से लेकर अधिकतम 2 सप्ताह ये प्रयोग कर लेंगे, ओ हो, फेफड़े कितने ही कमजोर हो, एकदम फर्स्ट क्लास, ऐसे घोड़े की तरह दौड़ेंगे। सारा पहले का जमा हुआ कप, साथ में नस्य करने पड़ेगा, जो शुरू में बताया था, नस्य, लंग बस्ती अंदर जमा हुआ, ओ हो, किसी को तो 1-1, 2-2 किलो कफ निकलता है। अणु तेल से सामान्य कफ होने पर, षडबिंदु तेल से ज्यादा कफ होने पर, और घर में सरसों का तेल, उसी में थोड़ा अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा त्रिकुटू डाल करके उबाल लें, लौंग, काली मिर्च आदि, अजवाइन आदि डाल के उबाल, थोड़ा लहसुन भी डाल सकते। स्वामी जी, आपने कफ की और बात की है, बहुत तीव्र वेग है तो ये ज्योतिषमती का तेल डालते हैं। हाँ, स्वामी जी, पूरा अंदर का लगातार कफ जमा हुआ रहने की निकल जाएगा, वजह आगे से, से बनेगा नहीं। लगातार कफ पुराना रहने की स्टॉक वजह से खत्म, खांसते नई रहना, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम नहीं आती है। और फिर गले में लगातार खांसने की वजह से सूजन आ जाती है। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। तो गले की सूजन को कैसे कम किया जा सकता है? साथ ही कफ को दूर करने का उपाय तो आप बता रहे हैं, लेकिन वो खांसते खांसते जो गला इसके सूज लिए गया, वो क्या 100 है? ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम इसके अंदर अमरूद के पत्ते, और थोड़ा हो सके तो बबूल की छाल, या थोड़ा 10 ग्राम बहेड़ा, थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा, उबाल लें। और इस सबको उबाल करके इसमें 100 ग्राम तो एलोवेरा था, 100 ग्राम पानी और डाल दें। इसको खूब उबालें 15-20 मिनट। उबाल के बाद में छान लें, थोड़ा सेंधा नमक डाल के होले होले गरारे करें, गला बैठा हुआ हो। कई एंकर जिनका गला बैठ गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था, गले में गांठें हो गई थी, गले में सूजन जो आप बता रहे हैं, जो है एंकरिंग करते करते, और कई बार एंगर के साथ एंकरिंग करते हैं तो और ज्यादा मामला गड़बड़ है। तो भाई देखो, टोनल क्वालिटी तक बोलता बदल तो मैं जाती भी हूँ, अभी तक शायद लाखों घंटे बोल चुका हूँ, हाँ। तो जिनके भी गले बैठ जाते हैं, गले में सूजन आ जाती है, गले में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, गले में छोटी छोटी गठाने हो जाती है, कफ के कारण से होती है, वो सारी मिट जाएंगी। ये जो गरारा बताया ना, एलोवेरा गरारा, ये जो एक एक नुस्खा है ना, इसकी कोई वैल्यू करे ना तो एक एक नुस्खा करोड़ों के बराबर है। इसको कोई पैक करके व्यापार करने लगे ना, जो हम घरेलू उपचार भी बताते हैं, उसका कोई व्यापार करने लगे तो ये करोड़ों का काम है ये। अब जैसे हमने अब सामने कितना सुंदर पेड़ उसका
खिला हुआ है, जिसको जो है कब्ज होने पर अमलतास का, और उसके पुष्प इतने सुंदर लग रहे हैं। अमलतास का गूदा लेके उसका पानी उबाल करके पी ले, ये कफ कोल्ड को भी ठीक करता है और पेट ऐसे चकाचक साफ हो जाता है, पूरा पेट एकदम साफ। कब्ज रहने पर भी, कब्ज लगातार चलता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होने पर भी कफ की प्रॉब्लम होती है। जब पुराना कफ हो तो फिर नजला बनता है, उसके लिए 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर करके 1 चम्मच हमने खाने के लिए बोला था। तेज गर्म दूध में रात को गुलकंद खाने के लिए हमने बोला था। त्रिफला गर्म पानी के साथ ज़्यादा ही कब्ज हो जाए तो शुद्ध ही चूर्ण। और किसी किसी को तो आजकल गर्मी के अंदर उल्टी, दस्त, डायरिया, बहुत बुरी हालत रहती है। कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, कोलोग्रिट, चित्रकादित चूस ले, पेट एकदम ठीक हो। अनार सुबह सुबह, एक अनार 100 बीमार। तो ये मंडूकासन भी मैंने पाचन तंत्र, स्वामी जी देखिए, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, बीमारियों के बढ़ने में बताया। और सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि लोग अवेयर नहीं है। और हमारे इस कार्यक्रम की, इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक तो लोगों को हमने योग के साथ जोड़ा है और लोगों को अवेयर किया है और रोजाना अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, अस्थमा के बारे में भी ये बात कही जाती है कि इस बीमारी का भी पता जितनी जल्दी चल जाए उतनी आसानी से इसका इलाज हो सकता है। लेकिन दुनिया के 70% मरीज फिर भी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उन्हें ये बीमारी हो रही है। अब कोई कैसे जाने स्वामी जी कि उसको जो खांसी आ रही है, उसको जो ड्राई हिकिंग कफ हो रहा है, परेशान कर रहा है, वो अस्थमा है, दमा वाली उसको खांसी आ रही है या फिर नॉर्मल खांसी है? क्योंकि इस कफ की प्रकृति है, आपका फेफड़ा कमजोर है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, इसके 10 लक्षण बताता हूँ। दोनों नाक बराबर चलनी चाहिए। देखो, अब मैं थोड़ा माइक के पास आता हूँ। ये देखो, मैंने बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, इसी वेग से दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। जिनका एक नाक अक्सर बंद रहता है, गांव की भाषा में बोले नपीरी सी बजती है, समझ लो उसको कफ कोल्ड की समस्या है। आगे चल के ये ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस और ये अस्थमा, दमा, लंग फाइब्रोसिस बन सकता है और आपके लिए जानलेवा हो सकता है। दूसरा, ये जो नदी बहती रहती है ना, गंगा यमुना, बाई गंगा दाई यमुना, इनका नाक इमम में गंगे यमुने सरस्वती सतुद्री, ऐसे नाम है इनका। ये बाएं गंगा दाई यमुना, चंद्रसर सूर्यसर। इससे जब पानी निकले ना, पानी झरे या गले में बीच में या जरा सी तेज आवाज में बोले, किसी से ऊंचे स्वर में गाओ, कायर सके न झेल फकीरी, अलबेलारो खेल फकीरी, अलबेलारो खेल फकीरी, अलबेलारो खेल। कोई एक बार गाता उसका गला बैठ जाता है, इसका मतलब तुम्हारा स्वर तंत्र कमजोर है। जब ये छोटी छोटी गठाने होती हैं, फिर खुल करके सांस नहीं आता, दौड़ते समय दम फूलता है। मैं तो 10 मंजिल सीढ़ी ऐसे दौड़ करके सेकंडों के हिसाब से चढ़ता हूँ, सेकंडों के हिसाब से, और 2-2 सीढ़ी लांघता हुआ आगे बढ़ता हूँ। लेकिन लोगों का दम फूलने लगता है। हम तो योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक लगाते लगाते भी, शीर्षासन, सर्वांगासन करते करते भी बोलते रहते, दम नहीं फूलता। या यूं बैठे बैठे लोगों का दम फूले जा रहा है। क्यों? फिर जब आप ऐसे वेग पूर्वक जब घुर घुर हो, फिर वजन बढ़ रहा है। ये वजन बढ़ना भी कफ का हेतु है। प्रमाद बहुत आ रहा है, नींद बहुत आ रही है। किसी किसी को बैठे बैठे नींद आ जाती है। खतरनाक तो तब होता तब गाड़ी चलाते चलाते नींद आ जाती है। रात को घुर घुर करते खर्राटे हैं, इसका मतलब आपका कफ कोल्ड पड़ा हुआ है। तो खर्राटे के लिए भी ये खर्राटे, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, ये सब कफ बढ़ने के लक्षण है। मोटापा, कफ और शरीर में गांठें और सभी प्रकार का इन्फ्लेमेशन, ये इतना बड़ा ये कफ का पूरा कुणबा कुटुंब खानदान है मेरे भाई। और लेकिन स्वामी जी, राजनीतिक खबरों की वजह से जिसका दम फूल रहा है, विवाहे सुगीतम गायन्ति गर्वदभाः अहो रूपम अहो ध्वनि, ये तो सारा उल्टा पुल्टा चल रहा है। वो दमा की कैटेगरी में नहीं आएगा। 4 जून के बाद वो चेक करें अपने आप को कि वो वाकई ठीक है कि उनको कोई दिक्कत हो रही है। अच्छा स्वामी जी, देखिए, सांस की परेशानी लगातार बनी रहे और उस पर से प्रदूषण भी अगर बहुत ज़्यादा है तो
COPD जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है, और इस बीमारी से भी लंग्स जो है श्रिंक हो जाते हैं, उसमें सिकुड़न आने लगती है। तो इस तरह की सिचुएशन ना बने उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए जो हमने उष्ट्रासन से लेकर के खड़े होकर के अर्ध चक्रासन से लेके एक पूर्ण चक्रासन करो बच्चों। हाँ, चक्रासन, वो अर्ध चक्रासन, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, ये सब मकरासन, भुजंगासन। फिर बैकवर्ड बेंडिंग के बाद थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग भी जरूरी है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और जितने उपाय हम शुरू में बता चुके हैं वो सब करें। मैंने बोला था खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, चिकनाई, घी, तेल, थोड़े दिन, और ठंडा पानी भी नहीं पीना, गर्म पानी पीना गुनगुन, और वो भी मुलेठी वाला पानी पियो, बड़ा स्वादिष्ट होता है। सर्दियों में तो गरम गरम पी लें, और मुलेठी के पानी को मुलेठी उबाल के पानी रख दिया, बाकी नॉर्मल टेम्परेचर का पानी उसको भी पीते रहेंगे तो कफ नहीं बढ़ेगा। सामान्य पानी पीने से भी कफ बढ़ता है, बड़ा खतरनाक है। तो COPD के प्रॉब्लम के लिए ये सरल है, जो उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, चक्रासन, पूर्ण चक्रासन आदि नहीं कर पाते वो ये सेतुबंध ही कर लें, सेतुबंध, और ये सर्वांगासन बड़े ज़बरदस्त है। और चाय कॉफ़ी की जगह मैंने दिव्य पेय पीने के लिए बोला। छोटे छोटे संशोधन कर लें, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश 12 महीने। कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि जो है च्यवनप्राश केवल सर्दियों में खाना चाहिए। जिनको कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, वो 12 महीने च्यवनप्राश खाएँ। 12 महीने में 9 महीने में ही जैसे माँ की कोख से नया जन्म होता है, ऐसे योग आयुर्वेद से हमें दूसरा जन्म, दिव्य जन्म, द्वितीय जन्म मिलता, हम द्विजत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा तत्व है। तो आसन तो ये करना ही है। और मैंने कहा कफ के बढ़ने से मोटापा भी बढ़ जाता है, तो बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, लेट के अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। आपने जैसे कहा, हमने अवेयरनेस भी फैलाई, हमने रोगों को बढ़ने से रोका है, हमने डिजीज़ को प्रिवेंट किया है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों को कंट्रोल भी किया है, क्योर भी किया है, हमने रिहेबिलिटेशन, पलिएशन किया। हमने इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक योग प्रैक्टिस से इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक हेल्थ, सस्टेनेबल हेल्थ प्रोवाइड की है लोगों को। और ये कहा है, इस सब को करने के लिए तुम आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो। कब तक तुम जहरीली दवाइयाँ, सिंथेटिक दवाइयाँ खा खा करके अपने शरीर में उपद्रव करते रहोगे, अपने साथ क्रूरता, अन्याय, अत्याचार करते रहोगे। आओ योग आयुर्वेद को, प्रकृति को, निसर्ग को अपनाओ, और नैसर्गिक स्वास्थ्य से एक नेचुरल जस्टिस होता है ना, ऐसे नेचुरल हेल्थ, ये स्वामी जी एक लेटेस्ट स्टडी ये कहती है, अपने भीतर से अपने को मिलेगा। स्वामी जी एक लेटेस्ट स्टडी ये बता रही कि दुनिया के 10% अस्थमा के मरीज अकेले हमारे यहाँ हैं, भारत में हैं, और उसमें भी 15% 5 से 11 साल के छोटे बच्चे हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चों को पैदाइश के साथ ही अस्थमा की शिकायत होती है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, और पेरेंट्स ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनका जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, इसको एक तो ये जेनेटिक इसके अंदर कारण है, एक तो जिनके माता पिता का फेफड़ा कमजोर है, जैसा बीज वैसी फसल, गाय हो, भैंस हो। आप कल पूछ रहे थे राठी, साहिवाल, थारपारकर, रेड सिंधी, ये कांकरेज, जो अलग अलग जो देसी नस्ल की गाय होंगी, जैसी गाय गोमाता जैसा नंदी वैसी उसके आगे, मुर्रा भैंस है तो मुर्रा वैसी, शेर का, हाथी का बच्चा हाथी तो होगा ना। तो माँ बाप से जेनेटिकली आता है। दूसरा है जो बच्चों को आजकल ये जो शिशु आहार के नाम पर कंपनियों के जो ब्रांडेड फूड देते हैं, इससे बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। एक बात खतरनाक है, इसलिए थोड़ी बोलूँगा, नहीं तो ज़्यादा खतरा मुझ पर भी आएगा और आप लोगों पर भी आएगा। वैक्सीनेशन के नाम पर आपको तो ज़रूर सलाह दूंगा, पूछा नहीं था, फिर आज शो के बाद पूछ लूँगा। मीनाक्षी जी, आप भी अपने बच्चे को भाई लिमिटेड, बहुत 2, 4, 5 इंजेक्शन लगवाना हो तो भाई लगवा लेना। वैसे मैं तो उसका भी पक्षधर नहीं हूँ। आज से 50-100 साल पहले कौन से इंजेक्शन लगा करते थे, हमारे दादा दादी, नाना नानी बड़े मजबूत थे।
85 वैक्सीनेशन करवा देते हैं, उससे भी बच्चों की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है। और जितने भी वैक्सीनेशन होते हैं उसका फेफड़े पर सबसे पहले असर आता है, बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। छोटे छोटे बच्चों को फिर डायबिटीज़ और फिर ये टाइफाइड और तमाम तरह के डबल निमोनिया, पता नहीं क्या क्या, बार बार बुखार और लो इम्यूनिटी के शिकार। ये तो स्वामी जी चुलबुले बुलबुले क्या एक निवाला इम्यूनिटी वाला भी देती हैं ना, बच्चे तैयार रहते हैं। तो उससे भी काफी क्या कुछ हो करना जा रहा चाहिए, बच्चों को सीतोपलादी दें। सीतोपलादी शहद के साथ बच्चों को दे दे, स्वासारी दे दे, ये स्वासारी अवले दे दे, बच्चे खूब कर दे। अब तो एलर्जी है, एलर्जी उम्र के साथ ठीक हो जाएगी, उम्र के साथ और बढ़ती जाती है। जी मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, कुछ स्टडीज ये भी बता रही हैं कि अस्थमा का असर जो है वो हड्डियों तक पहुंचता है और हड्डियों को कमजोर करता है। तो ये कनेक्शन क्या है अस्थमा का हड्डियों से, ये समझाते हुए जरा हड्डियां भी मजबूत हों इसके लिए भी कुछ अभ्यास करवा दें। तो देखो, जब श्वसन तंत्र कमजोर हो गया तो ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, हम जो बोलते रहते हैं। तो ऑक्सीजन कम सप्लाई होगा तो हड्डियों के ऑस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स, हड्डियों का बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का पूरा जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ईच एंड एवरी सेल को रिक्वायर है ऑक्सीजन की। अब वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, लोगों का 25% ही फेफड़ा काम करता रहता, बाकी तो फेफड़े ऐसे लोथड़ी की तरह बेकार पड़े रहते हैं। हम अपनी ऊर्जा का 1, 2, 3, 5 और फेफड़े आदि का मैक्सिमम 25% इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ब्रेन का तो 5-7% इस्तेमाल करते हैं। अपनी संवेदनाओं का 1, 2, 5% इस्तेमाल करते हैं। 90 से 99% फेफड़े को, पेट आदि को, हार्ट आदि को, कुछ चीज़ों को छोड़ करके पेट का जो है हम कुछ 200% यूज करते हैं। खाना चाहिए 1 किलो, खाते हैं 3, 4, 5 किलो राशन। तो पेट का पूरा दुरुपयोग करते हैं, फेफड़ों का पूरा सदुपयोग नहीं करते। हार्ट से ऑटोमेटिकली उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती, पंपिंग बंद हो जाएगी तो फिर धड़कनें बंद हो जाएंगी, जीवन खत्म हो जाएगा। तो कुछ ये जो फेफड़ा के लिए, इसलिए सबसे पहले मैंने प्राणायाम का कहा था, शंखवादन का कहा था। शंखवादन करें, प्राणायाम करें। ओहो, ये छोटी छोटी चीज़ों को अपनाएंगे ना, कितना इजी है ये। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, राम दूता अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा के साथ, गीता पाठ के साथ, वेद पाठ, वेदवाणी, गुरुवाणी के साथ, और आयतें पढ़ें कुरान की, बाइबल की, चाहे अच्छे पाठ के साथ। हमने, आप मेडिटेशन की बात कर रहे थे, एक गहरी बात बता देता हूँ। जो है, हमने सी एलिगेंस के ऊपर मेडिटेशन का प्रयोग किया, गायत्री ध्यान का, ओंकार सहित गायत्री ध्यान का। जिनको पार्किंसंस कर दिया था, जीवों को बीमारी इंड्यूस करते हैं, लिवर की, किडनी की, पेन के लंग, हार्ट, ब्रेन आदि की, पार्किंसन आदि की, वो चलने लग गए। मेडिटेशन का बहुत गहरा असर है। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने केंद्र से, अपने स्वयं से, अपने निजता से कभी दूर नहीं जाना। अपदीपो भव, महात्मा बुद्ध का भी अंतिम संदेश, आत्मदीपो भव, उपनिषदों का अंतिम संदेश, वेदांत का, आत्मा वारे द्रष्टव्य। स्वामी जी, अब आत्म तत्व, आत्मा सो परमात्मा, बड़े बुजुर्ग जो पढ़े लिखे ने वो भी कहते हैं। मेरी घड़ी ये आदेश कर रही प्राणायाम कि परम औषध है। अब अपने सवालों को रोका जाए और दर्शकों के सवालों को शामिल किया जाए। और पहला सवाल महाराष्ट्र से चित्रा। जरूर जरूर। मेरा 6 साल का पोता है, वो ऑटिज्म और हाइपर एक्टिव का शिकार है, इसलिए वो बोल नहीं सकता। कृपया कुछ उपाय बताएं। माइल्ड ऑटिज्म तो 100% मेरी मैया ठीक हो जाती है। देखो, आप इस बात को गौर से सुनो। मैंने ये प्रयोग पिछले 5 सालों में बड़े रूप में किया। ये तो 50 सालों से मैं योग कर आ रहा हूँ। 5 सालों में मैंने देखा, ऑटिज्म के जिन बच्चों को मैंने मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, सुबह खाली पेट, ब्राह्मी घृत, और जितना हो सका उन बच्चों से अनुलोम विलोम करा दिया, शीर्षासन, सर्वांगासन करा दिया, भुजंगासन, बस 3 आसन। ऑटिज्म वाले भी बच्चे अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ी एक्टिविटी ऐसी है ना, और बाकी चीज़ों को करने में उनको दिक्कत आती है, अनुलोम विलोम में थोड़ा मस्ती करने लगते हैं। तो माइल्ड ऑटिज्म तो 100% ठीक हो जाता है। और जो बहुत ही एग्रेसिव बच्चे, उनको भी धीरे धीरे फायदा होता है। छोटे बच्चों को 1-1 मेधा
बड़ी बड़ों को 2-2 दे देना। ये अप्रतिम लाभ होगा और आप विश्वास रख के करना। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला सवाल स्वामी जी इंदौर से मनिका का है। मेरे घुटने में सिस्ट हो गया है, कृपया दवा, एक्सरसाइज और परहेज बताएं। मनिका जी देखो, एक्सरसाइज तो ये है, ऐसे ही बैठ के पैरों को आगे पीछे दबा लें, ऐसे कुर्सी पर बैठ के, नीचे बैठ के ऐसे, और ऐसे ऐसे जब ये कर लेते हैं फिर देखो ऐसे घुटनों को ऐसे ऐसे करना, और खड़े होकर के भी ऐसे ऐसे नहीं है, उल्टे लेट करके। ये एक्सरसाइज बड़ी इजी है, घुटने के लिए भी, लंग के लिए भी, हार्ट के लिए भी है। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, इन 5 चीज़ों का रस, ATM की सब्जी और हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजा, मीठी अश्वगंधा, शतावर सब मिला के रख लेते, 2-2 ग्राम से बस हम खा लेते हैं। कितने भयंकर घुटने घिस गए हों, कार्टिलेज घिस के, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और गांठ भी हो गई हो, अपने आप घुल जाएगी। उसमें काचनार गुग्गल दे देते हैं, और ज़्यादा ही बड़ी गांठ है तो सिस्टोग्रिट या वृद्धि बाधिका बटी दे देते हैं। ये सब उपद्रव ठीक हो जाएगा कनिका जी। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल चंद्रकांत का है। मेरे नाखून बीच में से क्रैक हो रहा है, उसको ठीक होने का उपचार बताएं स्वामी जी। और नाखून क्रैक हो रहे हैं, जो अणु तेल नाक में डाल रहे हैं ना, एक भाई मेरे पास अभी आया, ये मेरा 50 सालों का पहला अनुभव है। उसने अणु तेल लगाया, एक ने गोधन अर्क लगाया। हाँ, ये मुझे एक बहुत बड़े IAS क्लास 1 ऑफिसर ने बताया। ये गोधन अर्क लगा के, गोमूत्र लगा के, और ऊपर से उसके ऊपर रुया बांध के, और फिर ऊपर से पट्टी बांध के सो गए, तो फिर रात भर उसका असर रहता है, 12 घंटे तक रह जाता है। तो रात को ही लगा लिया, सुबह मैंने खोल दिया फिर, और अंदर से गोधन अर्क, नीम घनवटी, डर्माग्रिट, सौरोग्रिट आदि कोई भी एक औषधि का प्रयोग कर ले, या कायाकल्प क्वाथ पी ले। ये रक्त की अशुद्धि से ये होता है, और पेट की गड़बड़ी से। पेट की गड़बड़ी के लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन पहले हम बता चुके हैं। तो जिनके नाखून गड़बड़ है ना, ये नाखून ऐसे, मेरा भी देखो ये नाखून बचपन में गरारे में आकर के ना वो कुट्टी काटते हैं ना, कुट्टी काटने वाले मशीन के अंदर आ गया था। बच्चे थे, वो अंदर खींचता ही पता नहीं था, तो वहाँ चला गया, तो उसने इसको चीथ दिया, गांव की भाषा में बोले, तब पिचक गया था। देखो पूरा ठीक कर लिया मैंने अपना, इसके पख अच्छे से उड़ गए थे। तो ये पेट अच्छा रखना जरूरी है। किसी के नाखून सफ़ेद भी होते हैं, कटते फटते, उनके लिए लो इम्यूनिटी भी होती है उसमें, और ऑटोमेन डिजीज के कारण से होता है, तो पेट गड़बड़ होता है, सफ़ेद सफ़ेद निशान आते हैं, तो विद्या नहीं आती। ये गंदगी का लक्षण है। तो उसके लिए फिर बस्ती भी कर ले, उदर बस्ती, और सर्वकल्प कायाकल्प से एनिमा ले ले, या गोधन अर्क से, नीम के पानी से एनिमा ले ले, ठीक हो जाता है। ठीक है स्वामी जी, योग चैलेंज का वक्त हो गया है। अब आपने स्वामी जी जो चैलेंज दिया था उसे एक्सेप्ट कर बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियोस हम तक पहुंचाए हैं। उनमें से कुछ खास वीडियो आपको दिखाते हैं। कल स्वामी जी लेकिन आपने कोई कैपिंग नहीं लगाई थी, इसलिए बच्चों ने बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं। शहर शहर से वीडियोस आए हैं, पूरे देश भर के कोने कोनों से। और जो सबसे अच्छा वीडियो है, बेस्ट क्या वीडियो बात है, पूर्ण भुजंगासन बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई, एक से बढ़कर के एक। पुणे से रमा झा का वीडियो है जो बेस्ट रहा। भुजंगासन, अब आगे आकंठ भुजंगासन का भी। पहले विजेता से मिल लीजिए स्वामी जी। ये रमा झा हैं, पुणे की रहने वाली। क्या नाम है? रमा झा। चलो भाई, रमा के लिए जोरदार अभिनंदन है, अद्भुत किया है। और आज जो है 43 साल की स्वामी जी हैं। बच्चे भाई, मेरे को तो सारे बच्चे अच्छे लग रहे थे। आपने सिलेक्शन कैसे किया होगा, आपकी जो ज्यूरी है उसके लिए धन्यवाद। कल के लिए चैलेंज है ध्वजासन, झंडे गाड़ने। हाँ। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने, फिर जगह जगह पर देखो पैर ऊपर लग गया, ऊपर पेड़ से टांग दिया, तो वैसे भी लंबी हाइट का है वसंत, क्या जोरदार जबरदस्त है भाई। एक पैर उधर उठाया, एक हाथ इधर उठाया, हाथ पैर कोहनी एकदम सीधी, और ये ध्वजासन, झंडा गाड़ दिया। कल का यही चैलेंज है। ध्वजासन का चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर आप स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं,
आप अपने वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाइए। जो बेस्ट वीडियो होगा उसे हम विजेता घोषित करेंगे और स्वामी जी की तरफ से आपको इनाम भी मिलेगा।